चलिए एक बार दोबारा से रिपीट करवाते हैं, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है, जो हम लोगों ने स्टडी किया है। ठीक है, देखिए यहाँ से हम लोगों ने देखा है उत्तर उपनिवेशवाद को लेकर, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि उत्तर उपनिवेशवाद होता क्या है। उत्तर उपनिवेशवाद में आप ध्यान रखेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा उत्तर उपनिवेशवाद में बौद्धिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक अध्ययन और मानव भूगोल के क्षेत्रों का व्यापक रूप से उनके परिणाम स्वरूप जो अध्ययन होता है उसे हम लोग बोलेंगे उत्तर उपनिवेशवाद। उत्तर उपनिवेशवाद अध्ययन की एक शाखा होती है, ठीक है, जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक प्रभावों को समझा जाता है। इसमें ना किसी विदेशी शक्ति के द्वारा किसी क्षेत्र पर अधिकार होने से स्थानीय लोगों के जीवन पर होने वाले जो प्रभाव होते हैं उन प्रभावों के अध्ययन को हम लोग उपनिवेशवाद कहते हैं या उत्तर उपनिवेशवाद का नाम देते हैं। हालांकि उत्तर उपनिवेशवाद के जो दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उपनिवेशी क्षेत्रों में सूचना और ज्ञान का प्रसार का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान सूचना के प्रसार का अध्ययन किया जाता है और यह भी समझा जाता है कि किस प्रकार बाहरी जो शक्ति है वह स्थानीय लोगों की मानसिकता में हीन भावना उत्पन्न करके उन पर लंबे समय तक नियंत्रण रखती है। ऐसे ही शब्दों को उत्तर उपनिवेशवाद कहा जाता है। आपने डॉक्टर नाम सुना, अभी भी मैंने आपको बताया है डॉक्टर होमी भाभा का नाम, जिसमें मैंने आपको बताया कि उत्तर उपनिवेशवाद शब्द का उस सामाजिक आलोचना का भाग मानते हैं जो उपनिवेशवाद के ऐतिहासिक अनुभव की अभिव्यक्ति करती है, यानी एक्सप्रेस करती है। इसमें बताया गया था कि उपनिवेश की तीसरी दुनिया के ढांचे में पश्चिमी देशों द्वारा ढाले गए हैं और इसके साथ ही इसमें पश्चिमी ज्ञान और शक्ति की संरचना की आलोचना की गई है। इसलिए आलोचना के भाग में डॉक्टर होमी भाभा का नाम सबसे पहले देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद उत्तर उपनिवेशवाद की अवधारणा को व्याख्या करने वाले विद्वान का नाम अगर आता है तो इसमें कई विद्वान हमें देखने को मिलते हैं। एडवर्ड सेड का नाम और होमी भाभा, गायत्री स्पिवक का नाम। हालांकि इसमें सर्वप्रथम अगर किसी का नाम लिया भी गया उत्तर उपनिवेशवाद के सिद्धांत के रूप में तो वो एडवर्ड सेड का नाम लिया गया। इनकी एक किताब आई सन 1978 में 1978 में। यह किताब बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस किताब का नाम है ओरिएंटिज्म और इसी किताब में सबसे बड़ा प्रभाव देखने को मिला बौद्धिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और मानव भूगोल के क्षेत्रों का व्यापक रूप से पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बाद में औपनिवेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन की उत्पत्ति हुई। तो ये एक प्रकार से अध्ययन की प्रक्रिया में नाम देखने को मिलता है इसमें, तो बौद्धिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक और मानव भूगोल का क्षेत्र। उसके बाद एडवर्ड सेड ने 1935 में, आप जानते हैं इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु की अगर बात किया जाए तो 2003 में, कब इनकी मृत्यु हुई थी? 2003 में 25 सितंबर 2003 में इनकी मृत्यु हुई। ये इनका जन्म है। अमेरिकी विद्वान हैं, समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के रूप में ये फेमस हुए हैं। इन्होंने पश्चिमी दुनिया और पूर्वी दुनिया के बीच, है ना, सांस्कृतिक और राजनीतिक समझ के अंतराल को रोशन करने के लिए अपनी शिक्षा में द्विसांस्कृतिक दृष्टिकोण को लागू किया और इनका दृष्टिकोण विशेष रूप से इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष के ऊपर देखा जा सकता है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के साहित्यिक के प्रोफेसर के साथ साथ आलोचक भी माने जाते हैं। नाम है एडवर्ड सेड, ठीक है।
एडवर्ड सेड के बारे में अगर हम आगे बात करते हैं तो एडवर्ड सेड का उत्तर उपनिवेशवाद संबंधी सिद्धांत जो देखने को मिला है वो ओरिएंटिज्म किताब में मिला है 1978 में। इस किताब में कहा क्या गया है? कहा गया है कि पूर्व कोई वस्तुगत यथार्थ नहीं बल्कि पश्चिम ने अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप, है ना, इस छवि को गढ़ा है और अपने अधीनस्थों पर थोप दिया है। सेड उपनिवेशवाद के माध्यम से शक्ति और सांस्कृतिक वर्चस्व को धारण के रूप में मानते हैं, है ना। तो सेड उत्तर संरचनावाद के माध्यम से उपनिवेशीय संस्कृति के आधार पर भी इन्होंने दो आधारों का अध्ययन किया। दो संस्कृत आधार आप बोल सकते हो, जैसे एक शब्द आता है प्राच्य और एक शब्द आता है पाश्चात्य। तो प्राच्य और एक शब्द आता है यहाँ पे पाश्चात्य। ये दो ऐसे, जैसे अगर हम बात करें संस्कृति के आधार पर, प्राच्य और पाश्चात्य के आधार पर संस्कृतियों का अध्ययन किया। और ये अध्ययन करने वाला पाठ जब भी पूछा जाएगा तब भी आप लोग नाम लगाएंगे एडवर्ड सेड का नाम, ठीक है। सेड ने प्राच्यवाद की अवधारणा साम्राज्यवादी मानसिकता पर प्रहार किया और पश्चिम की यूरोप केंद्रित व्यवस्था यानी सत्ता पर प्रश्न लगाया और उन्होंने प्राच्य संस्कृति पर बल दे दिया, इसलिए वो प्राच्य कहा जाता है ना। और जब उन्होंने उपनिवेशवाद में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उपनिवेशवाद की परिघटना को केंद्र में रखकर माना, तो उस कंडीशन को कहा गया उत्तर उपनिवेशवाद। उत्तर उपनिवेशवाद में साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उपनिवेशवाद की परिघटना यानी मुख्य परिकल्पना हाइपोथेसिस को केंद्र में रखकर चलता है। वहीं एक दूसरी किताब इनकी आई, द स्ट्रगल ऑफ जो है फिलिस्तीनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेड की किताब रही सन 1994 ये किताब मानी जाती है। इनकी कई किताबें देखने को मिली। एक आपको अभी भी मैंने बताया भी है आप सभी लोगों की कि ओरिएंटिज्म शब्द जो आता है किताब, वो 1978 में बहुत फेमस किताब है, ये परीक्षा में रिपीट होता है। द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन 1979 में, संस्कृति और साम्राज्यवाद 1993 में। ये किताब है बिगिनिंग्स करके किताब आई 1975 में। ये इनकी 4 मुख्य किताबें रही हैं। नाम जब भी आपको देखने को मिले कि साहित्य सिद्धांत, साहित्य आलोचना और उसके साथ रिलेट करा दे कि मध्य पूर्व फिलिस्तीन के अध्ययन को प्रभावित किसने किया है, तो एडवर्ड सेड का नाम बताइएगा। यदि आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि ओरिएंटिज्म शब्द के बारे में, ठीक है, बताते हुए उन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद सिद्धांत को भावुक व्याख्या किया है, तृतीय विश्व युद्ध का समर्थन किया है, पश्चिमी अपराध बोध के रूप में एडवर्ड सेड ने सिद्धांत की आलोचना की है, तो उस कंडीशन में भी एडवर्ड सेड का नाम बनेगा। उसके बाद एक नाम आता है प्राच्यवाद। प्राच्यवाद का भी शब्द आपको जब भी देखने को मिले तब भी आप लगा सकते हैं एडवर्ड सेड का नाम, ठीक है। तो ये था मेन पॉइंट जो मैंने आपको दोबारा से रिपीट करा दिया, ठीक है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसकी PDF आप लोगों को अभी ग्रुप में चली जाएगी, आप आसानी से भी वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे अब हम लोग पियरे बोर्दियो, इनका नाम जिक्र करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार कंफर्म करिए ये चीज़ें समझ में आपको आई? जी सर। हाँ सर, ऑलमोस्ट क्लियर सर। सॉरी सर, क्या कह रहे हैं, फिर से बताएं। क्लियर सर, क्लियर है सर, ये बोलो। चलो। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं पियरे बोर्डियो के बारे में। बड़ा ही फेमस पर्सन रहे हैं ये भी समाजशास्त्र में। हालांकि अगर आप लोग एमपी सेट के एग्ज़ाम अगर देने जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएं। एक शब्द आता है हैबिटस, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम है उसमें। जैसा कि आप सबको पता है, पियरे बोर्डियो एक फ्रांसीस समाजशास्त्री हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? फ्रांसीसी हैं,
है ना, एक फ्रांसीसी समाज शास्त्री हैं और सार्वजनिक बुद्धिजीवी के रूप में इनको जाना भी जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ एक नाम आएगा इनका समाजशास्त्री के रूप में। दूसरा नाम एक आता है मानवता या मानववादी दार्शनिक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, है ना। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखना होगा। पीरे बोर्डियो का योगदान कहाँ पर देखने को मिला है? इनका अगर हम बात करते हैं योगदान कहाँ पर देखने को मिला है, तो आप सभी लोग बता सकते हो कि उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में मिला है इनका नाम योगदान। उत्तर आधुनिकता में इनका नाम मिला है। इसके संदर्भ में इन्होंने सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन, हैबिटस के रूप में जाना जाता है, के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन, हैबिटस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनका योगदान उत्तर आधुनिकता में, और किसका? पियर बोर्डियो का नाम। ठीक है, इनका योगदान उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में सांस्कृतिक पूंजी, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, हैबिटस के रूप में जाना जाता है। दो ही शब्द हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक है सांस्कृतिक पूंजी तो दूसरा है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, हैबिटस। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि बोर्डियो का सामाजिक पूंजी का सिद्धांत क्या कहता है। ठीक है, बोर्डियो या बोर्डियो का सांस्कृतिक पूंजी होगा, सांस्कृतिक पूंजी सिद्धांत। चलिए समझिएगा अच्छे से। सांस्कृतिक पूंजी से उनका तात्पर्य है शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से। यहाँ आशय जो बनेगा वह बनेगा शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से, पूंजीपति की संस्कृति से। ठीक है, तो सांस्कृतिक पूंजी से तात्पर्य क्या बनता है, तो आप कह सकते हो कि शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से। ठीक है, समाजशास्त्र में सांस्कृतिक हानि पर प्रचलित एक सिद्धांत है जो मानता है कि उच्च वर्गों की संस्कृति श्रमिक वर्गों की संस्कृति से सदा उच्च होती है। अतः मैं एक पॉइंट यहाँ पर आप लोगों के सामने नोट करना चाहूँगा, इसे आप ध्यान से समझिएगा। कहा गया है इसमें कि समाजशास्त्र में सांस्कृतिक हानि पर एक प्रचलित सिद्धांत है जो यह
मानता है कि उच्च वर्गों की संस्कृति श्रमिक वर्गों की संस्कृति से सदा उच्च होती है। ये आपको ध्यान रखना है इसके संदर्भ में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि समाजशास्त्र में सांस्कृतिक हानि पर एक प्रचलित सिद्धांत है जो यह मानता है कि उच्च वर्गों की संस्कृति श्रमिक वर्गों की संस्कृति से सदा उच्च होती है, और ये बात बोर्डियो के द्वारा बताई गई है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इनके संदर्भ में। ये आपका सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत में बोर्डियो का नाम आएगा, ठीक है ना। बोर्डियो का नाम सांस्कृतिक पूंजी में आएगा, लेकिन एक जगह और नाम इसका आएगा, और वो नाम रहेगा सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन का सिद्धांत, ठीक है। सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन का सिद्धांत, ये दूसरी जगह इनका नाम मिलेगा। देखो फैक्ट आपके पेपर में आएंगे कि अगर आपसे पूछेगा कि सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत किसने दिया, सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत किसने दिया, है ना, ये पेपर में आएगा, तो ये आपको जवाब देना पड़ेगा कि बोर्डियो का नाम आएगा। देखो बोर्डियो का मानना था कि शिक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा, देखिए ऊपर शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से था जो सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत था, लेकिन जो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत है ये शिक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा कार्य यह है कि यह संस्कृति का पुनरुत्पादन करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिक्षा संपूर्ण, इसका अर्थ यह नहीं ठीक है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा इस प्रक्रिया को, ठीक है। ये आपके लिए दूसरा पॉइंट रहेगा, और इसका व्यवहारिक रूप यह है कि उच्च वर्ग शिक्षा जो है उच्च वर्गों की संस्कृति को पुनः बताती है। व्यवहारिक रूप इसका यही है कि जो शिक्षा है वो उच्च वर्गों की संस्कृति को पुनः बताती है, इसीलिए सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का ये सिद्धांत कहा गया है ना। और इसी संस्कृति को पुनरुत्पादन भी करती है, इसी प्रक्रिया में हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद एक आता है हैबिटस शब्द, एक शब्द और है और वो है हैबिटस। ये परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है ना, आया हुआ है हैबिटस का सिद्धांत या हैबिटस की अवधारणा किसने दिया है, ये पेपर में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। तो बोर्डियो का नाम आप लोग लगाइएगा,
एक पुस्तक थी इनकी, उस पुस्तक का नाम क्या था? रिप्रोडक्शन, मतलब पुनर्उत्पादन, पुनर्उत्पादन, है ना, ये पुस्तक थी। इसी बुक में हाइबिटस शब्द जो है प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? बोर्डियो के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बोर्डियो के द्वारा। अब देखिएगा, रिप्रोडक्शन मतलब हैबिटेस की अवधारणा प्रस्तुत हुआ यहाँ पर, इस किताब के माध्यम से हैबिटेस की अवधारणा प्रस्तुत हुआ। इन्होंने एक बात कहा है परिभाषित करते हुए कि हैबिटेस का संबंध जीवन पद्धति से है। हैबिटेस का संबंध जीवन पद्धति से है। ठीक है भाई, हैबिटस का जो संबंध है वो जीवन पद्धति से है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत किसी विशिष्ट सामाजिक समूह के सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षाएं आती हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा। लोग अपने अनुभव के आधार पर लोग अपने अनुभव के आधार पर हैबिटस विकसित करते हैं, अपना हैबिटस विकसित करते हैं। बस इतनी बात आप यहाँ पर ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सांस्कृतिक पूंजी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो भी नाम बोर्डियो का लगाइएगा। सांस्कृतिक पूंजी के सिद्धांत क्या कहता है, सांस्कृतिक पूंजी के सिद्धांत का तात्पर्य क्या है, तो आप बताइएगा कि शिक्षण व्यवस्था और पूंजीपति की संस्कृति से है उसका तात्पर्य। दूसरा प्रश्न बनेगा कि सांस्कृतिक पुनर्उत्पादन का सिद्धांत किसने दिया, तब भी आप कहिएगा हैबिटस का नाम आता है। इसमें इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा है कि शिक्षण व्यवस्था का बहुत बड़ा कार्य ये है कि संस्कृति का पुनर्उत्पादन करना। इसका अर्थ ये नहीं कि शिक्षा संपूर्ण समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बेसिकली व्यवहारिक रूप से जो शिक्षा उच्च वर्गों की संस्कृति है उसको पुनः बताना, यानी दोबारा से उच्च वर्गों को एजुकेशन से जोड़ने की बात करना, यही कहलाता है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत। तीसरा था हैबिटस का सिद्धांत। हैबिटस रिप्रोडक्शन इन एजुकेशन में एक पुस्तक प्रकाशित किया बोर्डियो ने, और उस हैबिटस की अवधारणा को उस किताब में डाला और कहा कि हैबिटस का जो संबंध है वो जीवन पद्धति से है और इसी के अंतर्गत किसी विशेष सामाजिक समूह के मूल्य और आकांक्षाएं बेसिकली प्रस्तुत होते हैं। लोग अपने अनुभव के आधार पर अपना हैबिटस क्या करते हैं, विकसित करते हैं। वे सीख जाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, वे यह भी समझ जाते हैं कि इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कौन कौन सी विधियां, और इसलिए प्रत्येक समूह अपने अनुभव और हैबिटस होते हैं, हर एक समूह। तो इन प्रक्रिया में आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और इसके संदर्भ में आपको मैं इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में बता देना चाहता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, इनकी किताबें। जैसे एक इनकी किताब आती है बोर्डियो महोदय की, द बुक में अगर हम बात करेंगे तो दे इनहेरिटेंस
रिटर्न्स 1964 में, और कल्चर एंड सोसाइटी 1970 में ये किताब आती है, और रिप्रोडक्शन एंड एजुकेशन 1977, और डिस्टिक्शन 1979 में, और द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस 1980 में। तो ये इनकी कुछ किताबें रही हैं। इन किताबों को आप लोग ज़रूर ध्यान में रख के चलिएगा, ठीक है। परीक्षा के लिए हम सब के लिए ये इम्पोर्टेंट किताब रहेगी, पियरे बोर्डियो, ठीक है, पियरे बोर्डियो। क्लियर रहेगा? एक बार स्पष्ट करिएगा। जी सर। यहाँ आप क्लियर। इनकी किताबें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। देखिए, लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों से थोड़ा सा मिशेल्स फूको के बारे में जिक्र किया था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। संरचनावाद में जो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज करके एक किताब आई थी 1966 में, जिन्होंने उत्तर संरचनावाद का विचार देखा था। उसमें मिशेल्स फूको का नाम याद होगा आप लोगों को, यस सर। है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि उत्तर आधुनिक काल के इतिहासकार के साथ साथ एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं जिनका नाम मिशेल्स फूको मिलता है। चलिए यहाँ से हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, मिशेल्स फूको से कल की क्लास में, ठीक है। मिशेल फूको थोड़ा सा इसलिए मैं यहाँ पर डिले चल रहा हूँ कि आप लोगों की ये जो विद्वान के नाम है ना, यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक मिल रहे हैं, और बड़े इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इनसे सवाल परीक्षा में फैक्ट ही पूछे जाते हैं। इसलिए अगर आपने यूनिट 1 से लेकर 5 तक अच्छे से अध्ययन कर लिया, ठीक है, पॉइंट के रूप में, तो परीक्षा में आप गलती नहीं करेंगे, काफ़ी नंबर। जी बताइए, कुछ कह रहे थे मैडम। सर इतने सारे बुक्स एंड थिंकर्स सिद्धांत के नाम कैसे याद रखेंगे? ये याद मैम तब होगा जब डेली आप थोड़ा सा समय निकालें और अपने जो चीज़ें आपने पढ़ा है उन किताबों को, उनके कॉन्सेप्ट को, उनके सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, है ना। कोई इसके लिए अलग कोई तरीका नहीं है याद करने का, है ना, कि कोई ट्रिक हो, कोई इस तरीके की चीज़ें हों। फिलहाल तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो मेन आप अभी आप लोग इसको डेली देखें। बाकी जब प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊँगा तो उसमें मैं एक विद्वान के कई बार नाम जो है रिपीट कराऊँगा, उनकी किताबों वगैरह के बारे में, तो आपको शायद वहाँ से और चीज़ें याद हो जाएंगी। सुनेंगे तो उस चीज़ों को याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक जैसे ही समाप्त होगा, पॉइंट नंबर 4 है, तो मैं आप लोगों को करवाऊँगा प्रैक्टिस, तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाऊँगा, यानी ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं 4 नंबर का, ये ख़त्म हो जाएगा जैसे, तो मैं आप लोगों को तुरंत करवाऊँगा, ठीक है, प्रैक्टिस।